बस मैंने आपको पेज दिया। अच्छा। ओके, वेल गुंजन, so Gunjan, with you are from which area? Gocha Chamoli. Gocha, Chamoli. Okay. So Gunjan, tell me something about yourself. Okay, sir. So my name is Gunjan. I am from Gocha Chamoli. I completed my graduation in physics chemistry math from HMB Gurwal University. Okay. Sir, recently I am pursuing MSc Masters in Environment Science Environment from Science. Open University. Okay. Sir, my hobbies are parallel cinema watching Okay. and music and blog writing. Blog writing. Basically, sir, satire writing. Satire. Okay. What is the difference between irony and satire? सर हिंदी में बोलूं? हाँ हाँ। सर आयरनी मतलब विडंबना। हाँ। जब दो चीज़ों के बीच विडंबना हो, आपस में असंगत हो। सटायर मतलब आपने कुछ ऐसे तरीके से फनी तरीके से कुछ ऐसी बात बोलती है जो कि मुद्दे को छुए, संज्ञान कहते हैं। ओके। इन भारत के कुछ फेमस सटायरिकल राइटर्स सर? हाँ, राइटर्स। हरिशंकर प्रसाद सर, ओके। शरद जोशी जी, ओके। काका हाथरस जी, उनकी पोएम्स ओके, काफ़ी ओके। फेमस हैं। और श्याम मनोहर जोशी हमारे प्रदेश के ही हैं। ओके। वो उपन्यासकार हैं लेकिन सटायर नहीं होते। अच्छा गुंजन, ये बम्बी बकेट्स क्या होते हैं? सर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में आए थे बम्बी बकेट्स। सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आई थिंक सर नैनीताल में जो फायर हुई थी, फॉरेस्ट फायर, हाँ हाँ उनको बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से। हाँ, वही होते हैं। तो हमारे क्या उत्तराखंड में बार बार ये इस समय जो वनाग्नि लग रही है, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? सर दो कारण हैं, प्राकृतिक और मानव जनित, परंतु जो मुख्य कारण है वो मानव जनित है। पहला तो ये है नेग्लिजेंस, कि कुछ लोग होते हैं आग लगा देते हैं ताकि इकोलॉजिकल सक्सेशन हो, खासकर। और दूसरा ये है कि सर प्राकृतिक कारण तो ये है कि सूखा है, बारिश कम हुई है, तो बायोमास जल्दी से आग पकड़ लेता है चिंगारी से या बाद जो ओके। अगर कल को हम SDM आप बन जाती हैं और आपका जो जहाँ पे आपका पोस्टिंग है वो अब वन के पास है, तो आप ऐसे क्या प्रिकॉशंस उठाओगी जिससे वनाग्नि ना लगे? पहला तो ये है कि जो हमारे पास उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं, जैसे सेंसर मोड, सैटेलाइट हो गई, उसका यूज़ करना। सर दूसरा है कि फायर लाइन्स बनाना, इसमें चौड़ी पत्ती वाले जितने भी पौधे हैं, अखरोट है, बांज है, बुरांस, उनको लगवाना। वॉच टावर जो है उनको स्थापित करना। साथ में सर सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है होना चाहिए वह है वाटरशेड मैनेजमेंट। ओके। जंगल के अंदर या खेतों के अगल बगल, ताकि आग कम लगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि महिलाओं को भागीदार बनाना पर्यावरण में। ओके। तो अगर हम महिलाओं को बनाते हैं सर, खासकर जंगलों में, पिथौरागढ़ में देखा गया है कि महिलाएं वन पंचायत में अधिक है पिथौरागढ़ में, तो आग भी कम है। मुझे लगता है कि उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। आपने इन्वायरमेंटल साइंस से किया है? यस सर। ओके। अभी भारत में कहाँ एंटार्क्टिक ट्रीटी होने वाली है? अच्छा, कुछ एंटार्क्टिक ट्रीटी के बारे में जानती हैं आप? सॉरी सर। ओके। ये गुंजन, नज़ूल भूमि क्या होती है? नज़ूल भूमि सरकारी भूमि होती है, लेकिन सरकार पट्टे पर किसी संस्था को सरकारी भूमि तो बहुत भी, मतलब ये रोड अगर सरकारी भूमि है तो ये नज़ूल भूमि है। तो नज़ूल भूमि का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? आई थिंक ब्रिटिश एरा में ये भूमि का कॉन्सेप्ट आया था। और जब हस्तांतरण हो रहा था सत्ता का, उस समय पे सर ये भूमि संबंधी विवाद है। मैं बस इतना ही जानती हूँ इसके बारे में। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। बेटा आप हमें हायरकी बता सकते हैं, मतलब फ्रॉम द DM टू द बॉटम, DM से लेकर के नीचे तक का हायरकी? जी सर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी। कानूनगो को और क्या कहा जाता है?
ओके, आप एडीएम शब्द भूल गई। सर जी, जैसे कि देख रहे हैं हम चमोली से हैं। चमोली से जुड़े हुए कुछ सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों के बारे में क्या है? ढोल दमाम, हुड़का और सर अच्छा, चमोली में कौन सी ट्राइब ज़्यादा पाई जाती है? ज़्यादा पाई जाती है। उसकी कुछ विशेषताएं भूटिया ट्राइब? सर ये मैंगोलाइट प्रजाति के हैं और खासकर ये चरावाहा वाला काम करते हैं। जोशीमठ, ब्यास नदी इन एरिया पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। सर इनकी अपनी संस्कृति है, अपना संगीत है, अपना भोजन है। खासकर इनकी भोजन में दूध वाली चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, नंदा देवी एक यात्रा भी होती है और एक नंदा देवी नाम से पर्वत चोटी भी है, वो किस जगह पर स्थापित है? सर नंदा देवी पर्वत चोटी आई थिंक सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ तो फूलों की घाटी वाला एरिया में है। और नंदा देवी जो पर्वत जो यात्रा है वो 12 साल बाद होती है। कसवा गांव से स्टार्ट होती है सर और होमकुंड तक जाती है। चलिए, अच्छा जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे बनारस वगैरह सब चीज़ की, तो कहीं ना कहीं जब उत्तराखंड में देखने को मिलता है कि कुछ ऐसी चीज़ें सांस्कृतिक भी हैं और मतलब जैसे कि चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि आप देखते हैं वो टोकरी बनाई जाती है, इस तरह की सब चीज़ें। तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जिसमें ये हथकरघा इसको बोलते हैं हिंदी में, ये वाली चीज़ें बहुत कम हैं? अच्छा, आप ये बताएं कि उत्तराखंड में कौन सा ऐसा ज़िला है जिसमें महिलाओं की साक्षरता सबसे कम है? सर उत्तरकाशी, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ। अच्छा, इसका क्या कारण है कि उत्तरकाशी में महिलाओं की साक्षरता कम? सर एक तो ये कारण है कि पर्वतीय इलाका है तो इस वजह से साक्षरता कम हो सकती है। दूसरा अवसंरचनात्मक कमी है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सर वहाँ पर जो अभी भी जनजातियाँ हैं, खासकर पहाड़ी रीजन में, खासकर भोटिया जनजाति है और उनमें जो महिलाओं को स्कूल भेजने का रिवाज है वो कम है। तो ये तो सभी पूरे उत्तराखंड में सभी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ऐसा क्या है कि उत्तरकाशी में इसकी कमी है? सर मैं नहीं जानता सर। अच्छा, ये बताएं कि आपने संसदीय प्रणाली के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? तो संसद में कुछ प्रकार के अलग अलग विभिन्न प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है? एक ऐसे मंत्री होते हैं जिनको कहा जाता है स्वतंत्र प्रभार पीछे लिख दिया जाता है उनके साथ, किसी भी विभाग को जब दिया जाता है तो उनकी क्या भूमिका होती है और वो क्यों रखे जाते हैं उनको? सर जो कैबिनेट मंत्री होते हैं या उप राज्य मंत्री होते हैं उनके साथ काम करने के लिए रखा जाता है ताकि सब एक संतुलन बना रहे। सर उप राज्य मंत्री इनसे ऊपर होते हैं कि नीचे होते हैं, उनके साथ रखा जाता है? सर आई थिंक सर इसे ऊपर होता है इनसे। सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पाई। हाँ, तो उत्तराखंड में जो पंचायतों की स्थिति है इसमें आपने देखा होगा कि महिलाओं को वरीयता दी जाती है, तो उस स्थिति पे आपका क्या मानना है कि मतलब उत्तराखंड में वो दर्जा जो दिया गया है उसके हिसाब से ठीक ठाक है सब चीज़ें, या कुछ खामी है जिनको आप एज ए SDM बनने के बाद दूर करना चाहोगे? जी सर कुछ खामियाँ जरूर हैं। पहला तो खामी वित्त से संबंधित है, फाइनेंस से संबंधित। उनके पास फाइनेंस का काफ़ी कम भाग होता है या होता नहीं है। दूसरा कि अगर कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो 6 महीने के अंदर कहीं कहीं पे नहीं हो पाता है इलेक्शन। तीसरा सर अगर विमेन कैंडिडेट होती है तो प्रधानपति की जो संकल्पना है वो आ जाती है। अगर इनको उपाय में दिखती हूँ तो सर पहला तो ये है कि जनजागरूकता बढ़ाना महिलाओं में, खासकर जो सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे सर मैरिज है, परिवार है, वहाँ पर हमें महिलाओं की जो सशक्तिकरण का कार्य है वो करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जितनी भी हमारा जो राज्य के पास वित्त होता है उसको एक सही तरीके से बांटना ग्राम पंचायतों में और विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल देना पड़ेगा। जैसे आपने वित्त की बात की, पंचायतों के पास कौन सा अधिकार होता है कि कौन सा उसका ऐसे राइट है जिससे वो अपने वित्त को मतलब बढ़ा सकता है, या मतलब कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो पंचायतें आरोपित कर सकती हैं? सर आई थिंक सर मेला टैक्स होता है उनके पास, जो मेले पे या जो स्थानीय त्यौहार वगैरह होते हैं उन पर लगाते हैं।
सर मुझे याद आ बस रहा यही एक पता है और इसके अलावा कुछ है मैंने कॉल किया चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। Thank you. बस सर। नमस्ते गुंजन जी। आजकल हम देख रहे हैं कि नैतिकता का पाठ्यक्रम हमारे सिविल सर्विस में बढ़ता जा रहा है, तो नैतिकता और कानून में क्या अंतर पाती हैं? सर कानून नियमावली है, किसी भी व्यवस्था को चलाने की नियमावली है, लेकिन जो नैतिकता है वो कानून की शुचिता वो डिसाइड करती है। कानून हो सकता है कई कई देशों में कि सती प्रथा का एक था जो धार्मिक हमारे उसमें था, लेकिन जब हमने कानून बना, जब हमने उसमें नैतिकता लाई तो सती प्रथा का अंत किया। तो सर नैतिकता और कानून में ये डिफरेंस है। नहीं, एक नैतिकता, आप नैतिकता से क्या समझते हैं? सर एथिक्स से क्या समझते हैं? सर सही और गलत करने की जो क्षमता है हाँ, उसे नैतिकता कहते हैं। तो हमें नैतिकता की ज़रूरत क्यों पड़ी जब कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था? सर कभी कभी कानून डेरोगेटरी होते हैं, हम्म, परंतु समय के साथ सर नैतिकता एक अच्छे कानून को बनाने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। ठीक है। और आप क्या समझते हैं कि एक सिविल सर्वेंट जो है उसकी नैतिक वैल्यू क्या होनी चाहिए कानून के प्रति या समाज के प्रति? यस सर, पहला तो ये है कि वो विधि के शासन को हमेशा बरकरार रखे, रूल ऑफ लॉ जिसे हम कहते हैं। जी। दूसरा कि पारदर्शी हो, हम्म, कानून के प्रति, हम्म, मूल्यों के प्रति पारदर्शी हो। तीसरा ये है कि सर वो जिम्मेदार हो, हम्म, उत्तरदायी रखे, अपने कर्तव्य के प्रति वो निर्वहन करे उसका। यस सर। ठीक। और दूसरा हम देख रहे हैं कि आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इमोशनल इंटेलिजेंस से पहले आप क्या समझते हो? दूसरा, एक इमोशनल इंटेलिजेंस किसी भी परिस्थिति में एक सिविल सर्वेंट को कैसे हेल्प करता है? सर इमोशनल इंटेलिजेंस है कि जो हमारा लक्ष्य है उसके प्रति हमें भावनात्मक रूप से किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन करना है, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। मैं सर आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी जी। महात्मा गांधी का। सर जब बापू दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो वो एक वकील के रूप में थे, अपना अच्छा खासा उनका वकालत थी, लेकिन जब वो भारत आए और भारत की जब उन्होंने दशा देखी तो वो अपना शरीर के वस्त्र त्याग लिए। तो उनका एक अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस है। जब हम अपने घरों में माओं को देखते हैं, जब बच्चा खाना नहीं खाता है तो उन्हें कुछ कहते हैं या कुछ बोल देती है, वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस है। जब हम प्रशासन में आते हैं सर, तो प्रशासन में भी कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस से हो सकता है। दूसरा, आप एनवायरमेंटल साइंस से हैं और आज हम देख रहे हैं कि जो टूरिज़्म है उत्तराखंड का, स्पेशली रिलीजियस टूरिज़्म, इट्स हर्टिंग समवेयर एनवायरनमेंट। तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो दूसरा लोगों के प्रति और लोगों के कैसे आप जागरूकता दिखाओगे कि सिर्फ टूरिज़्म एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं है, वी हैव टू प्रिजर्व आवर सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो आप क्या कदम उठा सकते हैं? जी सर, पहले तो सर इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा, ये मुझे पहला लगता है। सर दूसरा ये है कि इन्वायरमेंटल के साथ साथ पर्यटन के साथ साथ जो पर्यटन उन्मुखी हमारी जो सेवाएं हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल होम स्टे का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हो सकता है। दूसरा सर कृषि का मुझे लगता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है पर्यटन के अलावा, जो अच्छा से हो सकता है। तीसरा सर प्रदेश में रहकर स्किल मैनेजमेंट कराना लोगों का, ताकि वो खुद से यहाँ की इकोनॉमी को अच्छा कर सकें और अपना भी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो जाए। बट हमारे तब भी एनवायरनमेंट को आप देख रहे हो इस समय, जैसे रेल है, ट्रांसपोर्ट है, ऑल वेदर रोड है, वो सब एनवायरनमेंट को ही हर्ट कर रहे हैं। तो क्या हमें एज अ ह्यूमन एनवायरनमेंट के प्रति थोड़ा संवेदनशील होकर इन सबको एक सहज रोकना होगा कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें कम रोड चाहिए और एनवायरनमेंट को बचाना है? क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो सम हाउ कंपनसेटिंग आर एनवायरनमेंट। तो आपको क्या लगता है कि इंसान को ये मानना चाहिए कि एनवायरनमेंट के लिए उन्हें कंपनसेट करना चाहिए या उसके डेवलपमेंट के लिए हमें एनवायरनमेंट को कंपनसेट करना चाहिए? सर मुझे लगता है हमें दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए, खासकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर। अगर हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर कदम उठाएंगे तो प्रॉस्पेरिटी आएगी समाज में। फॉर एग्जांपल सर हमारे प्रदेश में कई सारी डेवलपमेंट क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन साथ में आनंद वन की संकल्पना भी है कि आपने कहीं पर शहरीकरण के लिए वनों को हटाया तो साथ साथ आनंद वनों को भी स्थापित किया। इसलिए होता है सर बैलेंस बना रहता है। तो मुझे लगता है कि अगर साथ साथ चलें तो एक अच्छा स्टेप हो सकता है। एनजीटी का इस पर क्या रोल हो सकता है?
जी सर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जी जी। सर, ये अर्धन्यायिक सेवाएं, अर्धन्यायिक प्राधिकरण है। इससे ये हो सकता है कि जितने भी हमारे पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं या मुकदमे हैं, उनको सॉल्व करने में हल मिल सकता है। खासकर सर हमारे MC मेहता केस जो है, उसमें पर्यावरण को, स्वच्छ पर्यावरण को हिस्सा माना है फंडामेंटल राइट का, आर्टिकल 21 का। तो उससे रिलेटेड जितने भी इशू एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, वो NGT देख सकता है सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा गुंजन जी, आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, आपने BSc किया, फिर इन्वायरमेंटल साइंस किया, फिर PCS की तैयारी की है, तो मेरे को बताओ आपका अब तक का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन, जैसे आपको पढ़ने में रियली में मज़ा आता है? सर आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर आपने अच्छे से पढ़ा है? कोशिश की है सर। कर्नाटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक में क्या डिफरेंस है? जी सर, सर हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है वो 12 सुरों का मेल है। 7 हमारे शुद्ध स्वर और 4 हमारे कोमल स्वर। अच्छा। लेकिन जब हम बात करते हैं कर्नाटिक म्यूज़िक का, तो सर वहाँ पे ये संख्या 24 बातें करीब करीब। सर हिंदुस्तानी संगीत में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कि ये बंधा नहीं है, ये शास्त्रीयता से उतना बंधा नहीं है। लेकिन कर्नाटक म्यूज़िक की जब बात करते हैं सर, वो बंधा है, वो नियमों से एकदम बंधा हुआ होता है, रागों से बंधा हुआ होता है, जैसे सर मुर्गी है। तो हिंदुस्तानी संगीत में, खासकर उत्तर भारतीय संगीत में मुर्गी का यूज़ कम है, लेकिन जब हम कर्नाटक संगीत में जाते हैं वो वहाँ पर मुर्गी का यूज़ ज़्यादा हो जाता है, तो बंधा हुआ संगीत है सर। और बेडरॉक ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक क्या है, किससे लिया गया है? सॉरी सर, चतुर्दंडी का प्रकाशिका है। अच्छा, महिला होने के नाते आपको भारतीय इतिहास में कौन सी महिला सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक? सर सभी हैं, लेकिन मेरी जो सबसे प्रिय है सावित्रीबाई फुले। ओके, सावित्रीबाई फुले। उनका योगदान क्या रहा सावित्रीबाई फुले का? महिला शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान है। दूसरा, इससे दलित होकर महिलाओं की शिक्षा की ओर अग्रसर होना, वो सबसे बड़ा योगदान है। ओके। महिलाओं को शक्तिकरण की ओर ध्यान। उन्होंने कौन सी कविताओं का कोश लिखा था? सरकार कोश? तो कोई बात नहीं। ठीक है गुंजन, आपने इससे पहले कहीं और इंटरव्यू दिए हैं? हम आपको 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर फीडबैक देते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू।